मंदिर में इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं वहाँ खड़ा इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि इस मंदिर की दूसरी तरफ निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। चंद गज दूर खड़ा एक पुजारी मेरा हुलिया और मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर चीख उठा, ओ मूर्ख है। मैं इसकी पूरी बात न सुन सका। मंदिर के दाखिली रास्ते की तरफ कुछ हलचल सी महसूस हुई। एक औरत की चीख सुनाई दी और इसके साथ ही मैंने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। दाखिली रास्ते की तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं एक सुतून की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। दौड़ता हुआ वो आदमी जल्द ही सामने आ गया। इन दोनों में से एक था जो कार से उतरकर मेरे पीछे लगे हुए थे। एक को तो मैंने नकारा बना दिया था और इसका रिवॉल्वर भी छीन लिया था। ये दूसरा था और इसके हाथ में रिवॉल्वर भी था। वो दाएं तरफ दौड़ता चला गया। मैंने बाएं तरफ दौड़ लगा दी। मेरे दौड़ने की आवाज़ें सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और गोली चला दी। मैं बड़ी फुर्ती से को सुतून की आड़ में हो गया और जवाबी फायर कर दिया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। कुछ लोग खौफ से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं एक तरफ दौड़ता रहा। मैंने महसूस किया कि मैं मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा था और हर हाल के बाद ऊपर जाने के लिए चंद सीढ़ियाँ थीं। मैं शायद मंदिर की इंतहाई अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल आया। वो शख्स गालिबन बहुत पीछे रह गया था और राहदरियों की भूल भुलैयों में मुझे तलाश कर रहा था। मैं एक दरवाजे के करीब रुक गया। चल लम्हे मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता रहा। फिर जब एक तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बोल्ट कर दिया और सामने दूसरे दरवाजे की तरफ लपका। ये दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। इसकी दूसरी तरफ एक तंग सी राहदरी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो उछल पड़ा। इस कमरे के अंदर का मंजर बड़ा दिलचस्प था। ये वसी कमरा बहुत शानदार तौर पर आरास्ता था। एक नंग धड़ंग हट्टे कट्टे पुजारी और दो तीन उरिया जवान और हसीन औरतों ने इस कमरे के हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। पुजारी एक बड़ी सी चौकी पर बैठा हुआ था। वो चौकी बड़ी आरामदेह थी। एक लड़की पुजारी की गोद में बैठी इसे हाथों से शराब पिला रही थी और दूसरी पीछे से उस पर झुकी हुई थी। मंदिरों और पुजारियों के बारे में मैंने बहुत कुछ देखा था। बाज़ फिल्मों में ऐसे मनाजिर भी देखे थे जिससे साबित होता था कि ये मंदिर इबादत गाहें नहीं बल्कि पुजारियों की अयाशी के अड्डे हैं। मंदिरों पर गुंडों, बदमाशों और जराइम पेशा पुजारियों का कब्जा है और इस वक्त ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। इस कमरे में दाएं तरफ एक और दरवाज़ा भी नजर आ रहा था जो नीमवा था। मुझे देखकर वो तीनों उछल पड़े। लड़कियां चीखती हुई एक तरफ हट गईं और एक तख्त पर पड़े हुए कपड़े उठाकर अपनी बरहंगी छुपाने की कोशिश करने लगीं। कपड़े वहीं फेंक दो और इस तरफ हटकर खड़ी हो जाओ। मैंने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए रिवॉल्वर से इशारा किया। तुम्हारे इन खूबसूरत जिस्मों को कोई और देख लेगा तो इन पर दाग नहीं लग जाएगा। वो दोनों कपड़े वहीं फेंक कर एक तरफ खड़ी हो गईं। कौन हो तुम मूर्ख? पुजारी ने सुरख आंखों से मेरी तरफ देखा। इसका लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। तुम यहाँ तक आ गए हो तो वापस नहीं जा सकोगे। मेरी बात गौर से सुनो पंडित बांके लाल। मैंने इसे रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए कहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि धर्म के नाम पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं इत्तेफाक से इस तरफ आ गया हूँ। अगर तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मैं समझूंगा कि यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए? पुजारी ने मुझे घूरा। तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे हाथ में ये रिवॉल्वर। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ और ऐश करते रहो। कहाँ जाना चाहते हो? इसने पूछा। इस मंदिर से बाहर किसी और की नज़रों में आए बगैर। मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है इस मंदिर में बहुत सियासी रास्ते हैं जहाँ से खुफिया तौर पर आमदोरफ्त हो सकती है। मुझे भी किसी ऐसे ही रास्ते से बाहर निकाल दो और बेफिक्र होकर इन खूबसूरत नारियों से जी बहलाते रहो। ललिता, पंडित ने एक लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, इस राक्षस को इस तरफ से बाहर निकाल दो। सिर्फ ललिता नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। मैंने रिवॉल्वर से इशारा किया और फिर मैंने इसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया। मैंने इनमें से किसी को कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया था। ललिता नामी लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। ये भी शानदार तरीके से आरास्ता कमरा था। इसकी दूसरी तरफ भी दरवाज़ा था। हम आगे पीछे इस दरवाजे में दाखिल हो गए। सबसे आगे ललिता थी, इसके पीछे पुजारी, इसके पीछे दूसरी लड़की और आखिर में मैं था। वो एक तंग सी राहदरी थी जो मुसलसल नशीब की तरफ चली गई थी। लगता था जैसे हम ज़मीन की तह में उतर रहे हों। रास्ते में दो तीन और राहदरियाँ भी मिली थीं, लेकिन हम इसी राहदरी में चलते रहे। इस राहदरी का इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। इस कमरे से निकल कर हम एक और कमरे में आ गए। पुजारी के इशारे पर ललिता ने सामने वाला दरवाज़ा खोला और इसके साथ ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस दरवाजे से तकरीबन 50 गज आगे वो सड़क थी जहाँ वो दोनों कारें खड़ी थी। सड़क और इस दरवाजे के बीच वीरान सी जगह थी और ऊंची झाड़ियाँ फैली हुई थी। इस सुरंग में चलते हुए मैंने पंडित से कुछ मालूमात हासिल कर ली थी। ये अचालगढ़ का इलाका था और जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद था ये अचाल चौधर मंदिर था। अब आप जाइए महाराज और इन लोडियों के साथ ऐश कीजिए। बस यूँ समझिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया।
लेकिन क्या मूर्ख पंडित ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मुझे तलाश करने वाले बदमाश अगर तुम तक पहुंच जाएं तो तुम इन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने दुश्मनी का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है तुम समझदार हो, राज को राज रखना जानते हो। वैसे ये जगह मुझे पसंद आ गई है, ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ आऊँगा। तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पीछा कौन लोग कर रहे हैं, कौन तुम्हारी हत्या करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही हो। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे पीछे पुलिस नहीं, नागराज के आदमी लगे हुए हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद नागराज को इतला दे सकते हो कि मैं इसके आदमियों को चकमा देकर मंदिर से फरार हो गया हूँ। वो राक्षस शैतान पंडित ने दांत कुचकुचाए। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। इसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो गुंडा है, बदमाश है। इसने पुलिस को कब्जे में कर रखा है। कई नेता भी इसके कब्जे में हैं। इसने धर्म के नाम पर यहाँ बदमाशी के अड्डे खोले हैं। वो जिसको चाहे मौत के घाट उतार देता है। कोई इसे पूछने और रोकने वाला नहीं है। इसने धर्म शट कर दिया है। मेरी आंखों में चबक सी उभर आई। कम से कम एक आदमी तो ऐसा मिला जो नागराज को पसंद नहीं करता था। इसकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा था कि नागराज ने इस शहर में अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। नागराज से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। वो मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, इस शहर में तुम्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी तो होंगे जो नागराज को पसंद न करते हों। मैंने कहा, इसी नाग के डसे हुए बहुत से लोग हैं, पंडित ने कहा, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा और ना ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम भी नहीं। मैंने इसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। मैं वो बौखला सका। वो बहुत शक्ति वाला है। मैं इसके खिलाफ तुम्हारी क्या मदद कर सकूँगा। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। इन लड़कियों की मौजूदगी में मैं इसे कोई बात नहीं कर सकता था। वो भी मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। ये जगह 3-4 कमरों का एक बाकायदा मकान था और इसमें ज़रूरत की हर चीज़ भी मौजूद थी। इस दौरान दूसरे कमरे से ऐसी आवाज़ आई जैसे इंटरकॉम का विज़र बजा हो। वो तीनों चौंक गए। पंडित ने ललिता को इशारा किया, वो इस कमरे में चली गई। इसकी वापसी में 2 मिनट लगे थे। इसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। वो कुछ देर तक पंडित के कान में सरगोशी करती रही। फिर पंडित मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। नागराज के 2 आदमी मंदिर की तलाशी ले रहे हैं। इन्हें शुबह है कि मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। तुम इस वक्त जाओ, मेरा ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। वो बात करते करते ललिता की तरफ मुड़ गया। ललिता, इस मनुष्य को चाबी दो। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होगा। इस मकान की चाबी ले जाओ। जब यहाँ आओ तो 7 वाले कमरे में इंटरकॉम पर 3 के बटन दबा देना। मुझसे राब्ता हो जाएगा। अब तुम जाओ, इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसके इशारे पर ललिता ने दूसरे कमरे से मुझे एक चाबी लाकर दे दी। मैंने चाबी बड़ी एहतियात से जीन्स की जेब में डाली और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे निकलते ही ललिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन इसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। मकान के सामने गहरी तारीकी थी। मैं झाड़ियों में उलझता और तारीकी में ठोकरें खाता रहा। सड़क की तरफ चलता रहा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। दूसरे बाजू के जख्म में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सड़क से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियां वहां से गुजरी थी और वो दोनों कारें दाएं तरफ 50-60 गज के फासले पर सड़क पर खड़ी थी। मैं बड़ी गहरी नज़रों से इस तरफ देख रहा था। किसी कार के अंदर या कुर्बो जवार में किसी की मौजूदगी के आसार नहीं आ रहे थे। वो 2 आदमी थे और दोनों इस वक्त जीन मंदिर में मुझे तलाश कर रहे थे। इनमें से एक का पिस्तौल मेरे कब्जे में था। मैं झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखता हुआ तेज़ी से कारों की तरफ चलने लगा। पिछली वाली कार के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। जो कार मैंने इस औरत से छीनी थी, इसका तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था और इसी वजह से मुझे इस जीन मंदिर में पनाह लेनी पड़ी थी और अब ये दूसरी कार ही मेरे काम आ सकती थी। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोला। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने सीट पर बैठकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मैंने गाड़ी वापस घुमा दी और इसे तेज़ी से दौड़ाने लगा। मुझे अब भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। मंदिर से मायूस होने के बाद वो यकीनन मुझे आसपास के इलाकों में तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गाड़ी की वजह से मुझे दूर जाने का मौका मिल रहा था। तकरीबन 2 मील आगे पहले चौराहा था। चौराहे की एक तरफ खूबसूरत इमारत पर लगे घड़ियाल की सुइयाँ 11 का वक्त बता रही थीं। चौराहे से आगे निकलते ही सुर्ख बत्ती से मुझे रुकने का इशारा किया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एक पुलिस की वर्दी में और 2 सादा लिबास में थे। पुलिस वाले के हाथ में राइफल थी, जबकि सादा लिबास वाला तेज़ मेरी तरफ आ रहा था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर या पिस्तौल थे। एक सादा लिबास वाला सुरख शेड वाली टॉर्च लिए सड़क के ऐन वस्त में खड़ा था और टॉर्च को हरकत देते हुए रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। वो शायद मुतमईन हो गए थे कि कार रुकने वाली है, लेकिन करीब पहुंचकर मैंने एकदम एक्सीलेटर पर पूरी कुव्वत से पैर का दबाव डाल दिया।
कार एकदम जैसे हवा में उछली। सामने खड़े हुए शख्स ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगाई थी। वह उछल कर गिरा। कार की रफ्तार तेज होने के बावजूद मैंने इसकी चीख सुन ली थी। इसके दोनों साथी पहले इस तरफ दौड़े, फिर करीब खड़ी हुई मोटरसाइकिल की तरफ लपके। मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। आगे कोई शॉपिंग सेंटर था। तेज और रंग बिरंगी रोशनियां दूर ही से नजर आ रही थी। किसी शॉपिंग एरिया की तरफ जाने में फंस जाने का खतरा था। मैंने कार एक सड़क पर बाएं तरफ घुमा दी और इस वक्त गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखता रहा। मेरे ताक़ुब में आने वाले मोटरसाइकिल बहुत दूर थे। ये रिहायशी इलाका था। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक मोड़ पर घूमते ही जोरदार धमाका हुआ। कार लहरा गई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरे रोकते रोकते भी कार एक बंगले की दीवार से टकरा गई। मैं सीट पर उछल गया। मेरा सर विंडो स्क्रीन से टकराया, लेकिन गनीमत हुआ कि चोट ज़्यादा नहीं लगी। दूसरे ही लम्हे मैंने दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर छलांग लगा दी और जेब से रिवॉल्वर निकाल कर कार की आड़ में पोजीशन ले ली। मेरा ख्याल था कि कार पर फायरिंग की गई थी, जिससे एक टायर ब्रस्ट हो गया था, लेकिन कार रुकने के बाद भी कोई सामने नहीं आया, ना ही किसी तरफ से फायर हुआ। टायर किसी नुकीले पत्थर या किसी ऐसी ही चीज़ की वजह से ब्रस्ट हुआ था। बहरहाल ये कार भी हाथ से निकल गई और मैं अभी बीच मंजरदार ही में था। कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां अपने आप को महफूज समझ सकता। बंगले के अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो कम से कम 2 आदमी थे जो धमाके की वजह मालूम करने के लिए बाहर आ रहे थे। मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं जानता था कि चंद मिनट बाद यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और पुलिस को भी इसकी इतला दे दी जाएगी और फिर इस इलाके में वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इस सड़क पर पहुँच गया जहाँ एक कांस्टेबल और 2 सादा लिबास वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। दाएं तरफ वो शॉपिंग सेंटर था जहां रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ भी रिहायशी इलाका था। रास्ते ऊंचे नीचे थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इलाका पहाड़ियों के दामन में और पहाड़ियों पर आबाद है। मैं बंगलों से बहुत दूर कदरे दाएं तरफ निकल गया। एक अकहरी मगर कदरे फैली हुई इमारत अलग थलग नजर आ रही थी। इमारत के गेट पर एक बल्ब भी रोशन था। इमारत की पेशानी पर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने कुछ आगे बढ़कर बोर्ड पर अंग्रेजी तहरीर पढ़ी, मीराबाई आश्रम। मैं इस आश्रम के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ आ गया। आश्रम की इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर एक बड़ी वसी और इस 4 दीवारी नजर आ रही थी, जिसमें लोहे का एक गेट भी लगा हुआ था। इस वक्त चांद तुलू होने लगा था। यह अगरचे वीरान थी, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। चांद की मध्यम सी रोशनी फिजा में फैलते ही मैं एक पत्थर की आड़ में हो गया। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। मुख्तलिफ सिमतों में अगरचे रोशनियां नजर आ रही थीं, मगर यहाँ हू का आलम तारी था, गंभीर सन्नाटा था। मैं इस पत्थर के पीछे दबका इस 4 दीवारी की तरफ देखता रहा। इसके अंदर कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट बाद मैं पत्थर की आड़ से निकलकर 4 दीवारी के करीब पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। बहुत वसी और ईज अहाता था। दाएं तरफ एक जगह मलबे का ढेर नजर आ रहा था और बाएं तरफ अहाते के तकरीबन वस्त में एक ऊंचे चबूतरे पर एक बारादरी सी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये अहाता वीरान था और रात गुजारने के लिए मेरे लिए महफूज जगह थी। मैं शिकस्ता दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे कदमों बारादरी की तरफ चलने लगा। वो बारादरी दरअसल एक छोटा समंदर था। एक तरफ तकरीबन 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर किसी देवी के पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। चांद की मध्यम सी रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मूर्ति बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन जगह जगह से टूट फूट चुकी थी। देवी आलती पालती मारी बैठी थी और इसकी गोद में चंद सूखे हुए फूल पड़े हुए थे जो न जाने कब यहाँ डाले गए होंगे। बारादरी की छत पर 3 रस्सियां लटकी हुई थी। इनके साथ किसी वक्त पीतल की घंटियां बंधी होगी, लेकिन अब सिर्फ रस्सियां रह गई थी। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि ये अहाता और ये छोटा समंदर अरसे से वीरान पड़ा है और ये जगह मेरे लिए महफूज थी। मूर्ति के पीछे चबूतरे पर इतनी जगह थी कि मैं आराम से लेट सकता था। पहले तो मैं मूर्ति की पुश्ती से टेक लगाए बैठा रहा, फिर गर्द आलूद फर्श पर लेट गया। ये इलाका सतह समंदर से 4000 फीट की बुलंदी पर था। शहर में भी सब्जी और दरख्तों की बहुतायत थी और इस अतराफ की पहाड़ियाँ भी दरख्तों से लदी हुई थीं। सब्जी की वजह से मौसम में अच्छी खासी खनकी आ गई थी। शाम से अब तक भाग दौड़ में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब मौसम असरअंदाज हो रहा था और बाजू की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। जख्म में टेसे सी उठ रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने सख्ती से दांत भींच लिए थे। शाम से अब तक कई बार मौत से तसादुम हुआ था। कई बार मैंने मौत को गच्चा दिया था, लेकिन ज़ख्म की तकलीफ़ मुझे निढाल किए दे रही थी। हिम्मत जवाब देने लगी, हौसला साथ छोड़ने लगा और मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। रात के पिछले पहर सर्दी में कुछ और इजाफा हो गया। सर्दी में बाजू का ज़ख्म कुछ और तकलीफ़ दे होगा।
मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं ज़ख्म को लपेट कर हवा लगने से बचा लेता। खुली जगह पर हवा भी कुछ तेज़ थी और इस हवा से बचने के लिए भी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। मैं मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाए बैठा सर्दी से कांपता रहा और इस वक़्त को कोसने लगा जब कसूर में शुजा के घर से मेरी बर्बादी की इब्तदा हुई थी और मेरी ज़िंदगी में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। हाँ, मेरी बर्बादी के ज़िम्मेदार वही लम्हात थे जब सर्दी का बहाना करके रज़िया बेलिबास होकर मेरे लिहाफ में घुस गई थी। अगर मैं इस वक़्त अपने आप को बचा लेता तो आज यहाँ मौत से आंख मचोली न खेल रहा होता, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बचा सका था। रज़िया तो जज्बात का वो सैलाब बनकर आई थी जो बड़े बड़े पहलवानों और सुरमाओं को भी खसो खशाक की तरह बहा कर ले जाता है। इस तूफ़ान के सामने मेरी क्या हैसियत थी। बहरहाल मैं अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार रज़िया को समझता था। अगर वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए मुझे रास्ते से न भटकाती तो शायद मैं पढ़ लिख कर किसी आला सरकारी ओहदे पर होता और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा होता। बहरहाल अब इन लम्हात को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं था। बाजू के ज़ख्म में अब बड़ी शिद्दत से टेसें उठ रही थीं। मैंने टी शर्ट उतार कर बाजू पर लपेट ली ताकि ज़ख्म को हवा से बचाया जा सके। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि जीन मंदिर चला जाऊँ। मंदिर के बैरूनी मकान की चाबी मेरे पास मौजूद है। मैं रात का बाकी हिस्सा तो आराम और सुकून से वहाँ गुजार सकता था, लेकिन फिर यह ख्याल जहन से निकाल दिया। पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही थी। मैं इन लोगों से बचकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकूँगा। मेरे लिए यही जगह महफूज है। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं चबूतरे से टेक लगाए सिमटा हुआ बैठ रहा। चाँद अपना सफ़र तय करता हुआ पहाड़ी की तरफ झुक रहा था और मैं हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि दिन तुलू होने में कितना वक्त बाकी रह गया है। वो रात का आखिरी पहर था। आखिरकार तकदीर को मुझ पर तरस आ गया और नींद मुझे थपकियाँ देने लगी। नींद ही मुझे वाकई तौर पर इस अज़ियत से बचा सकती थी, या फिर ये भी हो सकता था कि मैं नींद ही में सर्दी से ठिठर कर ख़त्म हो जाता और मेरी अकड़ी हुई लाश इस वीरान मंदिर में पड़ी रहती। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था कि कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें खुल गईं। वो ख्वाब नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। एक ह्योला सा मेरे ऊपर झुका हुआ था जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे तेज़ रोशनी थी मगर मेरी आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। हवास काबू में नहीं थे। दिमाग में धमाके हो रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने ऊपर झुके हुए इस ह्योले का चेहरा देखने की कोशिश की मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा। नागराज के किसी आदमी ने मुझे तलाश कर लिया था और मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं मुज़ाहमत करना चाहता था लेकिन मेरे बदन में इतनी सकत नहीं थी कि कोई मामूली सी हरकत भी कर सकता। पूरा जिस्म जैसे मफलूज होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर आंखें खोलकर इस चेहरे को देखने की कोशिश की मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई थी और फिर न जाने कैसे सीधा हाथ हरकत में आया। मैंने अपने ऊपर झुके हुए ह्योले को गिरफ्त में लेने की कोशिश की मगर मेरा हाथ बेजान सा होकर रह गया और इसके साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। दोबारा खुली तो इस वक्त भी धुंध सी फैली हुई थी, लेकिन इस मरतबा ये धुंध बतदरीज छटती चली गई और इसके साथ ही मैं चौंका। ये एक मुख्तसर सा कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और छत पर लटका हुआ एक बल्ब जल रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर 2-3 मोटे मोटे कंबल पड़े थे। मैं गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखने लगा। चारपाई के करीब एक तपाई और इसके साथ 2 कुर्सियां पड़ी थी। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर लटका हुआ था जिस पर हनुमान की तस्वीर थी और ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मेरे जहन पर छाई हुई धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी और गुजरे हुए वाक़यात फिल्म की तर्ज आंखों के सामने गुजरने लगे। मैं नागराज के शिकारी कुत्तों से झुकता फिर रहा था। मैंने एक वीरान से मंदिर में पनाह ली थी जहाँ मैं गर्दालू चबूतरे पर पड़ा सर्दी से ठठरता रहा और फिर मैंने किसी ह्योले को अपनी तरफ झुकते हुए देखा था। क्या मैं इस वक्त नागराज की कैद में था? लेकिन इस ख्याल को मैंने फ़ौरन ही जहन से झटक दिया। नागराज की कैद में मुझे इस तरह आरामदेह बिस्तर पर नहीं लेटाया जा सकता था। इसके कई आदमी मेरे हाथों मारे गए थे। वो मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ तो अलग कर सकते थे लेकिन ऐसी कोई आसाइश मुहैया नहीं कर सकते थे। फिर ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैंने मेज़ पर रखे हुए गिलास की तरफ देखा और अपने आप को ज़रा सा ऊपर उठाकर गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और इस वक्त एक और सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ। कमलों के नीचे मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इस तरह हरकत करने से बाजू में ठेसें उठने लगीं। मैंने कंबल उठाकर बाजू की तरफ देखा। साफ़ सुथरी पट्टी बंधी हुई थी जिस पर एक हल्का सा धब्बा था। मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो खून नेक दिल था जिसे मुझसे इस कदर हमदर्दी थी। मेरा जिस्म बुखार में भटक रहा था। प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हलक में कांटे से पड़ने लगे। मैंने अपने आप को चारपाई पर ज़रा सा ऊपर खींचा और तपाई पर रखा हुआ गिलास उठाने की कोशिश करने लगा। गिलास पूरी तरह मेरी गिरफ्त में नहीं आ सका। उंगलियों से फिसल कर मेज़ पर गिरा और लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरकर एक छन्नाके की आवाज़ से टूट गया। इसके साथ ही मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। अनजाने से खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में फैलती गई। मैं दहशत ज़दा सी नज़रों से भिड़े हुए दरवाजे की तरफ
देखने लगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।